हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। और ये हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है। और ये मई 2026 का एडिशन है। अप्रैल का हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। अप्रैल का अपलोड है और अब हम लोग मई 2026 का कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट भी हो सकता है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषित। तो देखा जाए तो 15 मार्च को निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों में, आपको पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, यहाँ विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ये 2 चरणों में होना था। एक है 23 और 29 अप्रैल 2026 को। विधानसभा की कुल सीटें हैं आपको 294। कहाँ? बंगाल में। पश्चिम बंगाल की विधानसभा की कुल सीटें हैं 294। तमिलनाडु, असम, केरल, पुदुचेरी मतदान जो होगा यहाँ पर वो एक एक चरण में ही कंप्लीट करना है। ठीक है। तमिलनाडु का जो मतदान का एक चरण में होगा वो होगा 23 अप्रैल को। और तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटें हैं 234 सीटें। ठीक है। असम, केरल, पुदुचेरी, ये सभी सीटों के लिए मतदान जो होने हैं वो 9 अप्रैल 2026 को होने हैं। असम में कुल सीटें हैं आपको विधानसभा की 126 और केरल की 140 सीटें हैं। पुदुचेरी जो है यहाँ पर 30 सीटें हैं। ठीक है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ साथ चारों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना जो होगी वो 4 मई को कराई जाएगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति। तो 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने अत्याधुनिक युद्ध क्षमता और तत्परता का प्रदर्शन किया है। और इस अभ्यास में किया गया है और यह अभ्यास का नाम दिया गया है वायु शक्ति 2026। देखा जाए तो इसमें राफेल, सुखोई, SU-30 MKI, तेजस, मिराज 2000 सहित भारतीय वायुसेना के उन्नत लड़ाकू विमानों ने वायु से जमीन पर मार करने वाले निर्देशित बमों और मिसाइलों का उपयोग करते हुए एक सटीक हमला कर कर एक निर्धारित लक्ष्य पर प्रहार कर इस अभ्यास को कंप्लीट किया। ठीक है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान देश की राष्ट्रपति वो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर जो है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने भी एक इतिहास रचा जब स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो प्रचंड है, LCH प्रचंड, उसमें पायलट यूनिफॉर्म में वो को पायलट के रूप में उड़ान भरी थी उन्होंने। ठीक है। और हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टन NS बहुआ ने उड़ाया था। और वायुसेना अध्यक्ष जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ उड़ान भरे और दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए देश की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज और परमाणु परीक्षण स्थल का हवाई अवलोकन किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में सह पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी पोत INS अंजदीप नौसेना में शामिल। तो देखा जाए तो 27 फरवरी 2026 को श्रेणी के तीसरे पोत INS अंजदीप को नौसेना के पूर्वी कमान द्वारा चेन्नई के बंदरगाह पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश की त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से नौसेना में कमीशन किया गया। इसके निर्माता हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया यह युद्धपोत स्वदेशी अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों और सेंसर पैकेज से सुसज्जित है। ठीक है। देखिए, भारतीय नौसेना में एक इसका जो उद्देश्य है वो है तटीय क्षेत्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को पता लगाना और उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना। ठीक है। और ये पोत जो है वो आपको 77 मीटर लंबा है। 25 समुद्री मील यानी नॉट्स की जो प्रति घंटे की रफ्तार है, उस रफ्तार को पकड़ने में सक्षम है। इसका नामकरण जो किया गया था वो कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप के नाम पर किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV कौंडिन्य की सुरक्षित वापसी। तो 2 मार्च 2026 को 5वीं शताब्दी की प्राचीन भारतीय तकनीक का उपयोग करके पाल विधि से बनाया गया भारतीय नौसेना का इंजन रहित नौकायन पोत INSV कौंडिन्य मतलब INSV
इंडियन नेवल सेलिंग वेसल एंड जो है कौंडिन्य, उसको पोरबंदर से मस्कट यानी ओमान की यात्रा कर वापस है ना, वापस मुंबई पहुंच गया। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया गया। ठीक है, देखिए 21 मई 2025 को इसको भारतीय नौसेना में इसको कमीशन किया गया था और 29 दिसंबर को यानी 25 मई को कमीशन हुआ। 29 दिसंबर को इस नौकायान पोत ने पहली विदेश यात्रा कर भारत के पोरबंदर बंदरगाह से ओमान मस्कट के लिए प्रारंभ किया। फिर 14 जनवरी 2026 को यानी 18 दिन में ये मस्कट पहुंच गया। आवश्यक रखरखाव के पश्चात इसकी जो वापसी हुई वहां से, वो 7 से 8 फरवरी को हुई और 2 मार्च को ये मुंबई वापस आ गया। ये पोत जो है वो बिना किसी धातु कील का इस्तेमाल किए बिना लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशों में रस्सी से मिलाकर बनाए गए। पैडल, कपड़े के पाल और हवा के सहारे ही चलने वाले यह इंजन रहित पोत का निर्माण गोवा की एक निजी कंपनी खोड़ी इनोवेशन द्वारा केंद्र सरकार से संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना तथा फर्म के त्रिपक्षीय समझौते के तहत बनाया गया था। इसका जो नामकरण हुआ वो पहली सदी की प्राचीन भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर किया गया। आईएनएसवी कौंडिन्य की इस विदेश यात्रा का उद्देश्य जो है वो है ओमान के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ भारत के उन समुद्री मार्गों का अनुसरण करना था जो किसी समय भारत को पश्चिम एशिया से जुड़ते थे और इनके जरिए जो है पश्चिम एशिया देशों के साथ भारत का मसालों और वस्त्र आदि का व्यापार होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुजरात में समान नागरिक संहिता पर विधेयक विधानसभा में पारित। देखिए, समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, देखा जाए तो 25 मार्च को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन जैसे मामलों में सभी के लिए समान नियम लागू करने के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक गुजरात विधानसभा में पारित किया गया। विधानसभा पारित विधानसभा द्वारा पारित जो यूसीसी विधेयक है वो यहाँ पर पंक्ति लिखे जाने तक हुआ था कि राज्यपाल की अनुमति अभी लंबित थी। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात देखा जाए तो इस आशय का कानून बनाने वाला उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य है और गुजरात में समान नागरिक संहिता विधेयक को कानूनी रूप देने के बाद यह देश का दूसरा राज्य होगा। अब गोवा में जो है वो पुर्तगाली शासन काल से ही ये समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, और जो समान नागरिक संहिता का सबसे मजबूत पक्ष है वो है महिला सशक्तिकरण। फिर विवाह के लिए जो कानूनी उम्र, तलाक के मामले में सबके लिए समान नियम और बहु विवाहों को रोक से यह मुस्लिम महिलाओं को विशेष राहत प्रदान करेगा। लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। फिर लिव इन में रहने वाले जोड़ों के जो बच्चे होंगे उसका भविष्य का पूरा ध्यान इसमें किया गया है। गुजरात में यह समान नागरिक संहिता विधेयक जो है वो राज्य की भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले सभी नागरिक पर तो लागू होगा ही, साथ ही यह राज्य की सीमाओं के बाहर रहने वाले जो गुजराती हैं उन पे भी प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने से एससी का दर्जा समाप्त, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट का दर्जा। ठीक है, देखिए 24 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय कि जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने इस फैसले में कहा कि कोई भी दलित व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के पश्चात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ और संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल हिंदू, सिख, बौद्ध ही अनुसूचित जातियां विद्यमान है। कोई अन्य धर्म अपनाने पर जन्म के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा प्रभावी नहीं रहता। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में 1950 में एक फैसले का हवाला देते हुए कहा पीठ ने कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को पालन करे और एससी होने का भी लाभ ले। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह फैसला में कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2025 के एक फैसले के विरुद्ध धर्मांतरण कर ईसाई पादरी बने चिंतदा आनंद की याचिका पर सुनाया गया। ठीक है, धर्म परिवर्तन पर ईसाई पादरी बने चिंतदा आनंद की याचिका ने याचिका लगाई थी
कि उन्हें कुछ लोग जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दंत चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए डेंटल काउंसिल के स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन। तो देखा जाए तो 19 मार्च 2026 को औपचारिक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें मेडिकल शिक्षा के बाद सरकार ने अब दंत चिकित्सा में सुधार के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी डीसीजे को भंग कर दिया और एक नया नियामक जो गठन किया है वो है नेशनल डेंटल कमीशन यानी एनडीसी। दंत चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए एनडीसी में 3 बोर्ड गठित किए गए हैं। इसमें पहला है आपको अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, जो कि दंत शिक्षा की निगरानी करेगा। दूसरा है आपको डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ये दंत चिकित्सा एवं दंत शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन और उनकी मान्यता को कम काम देखेगा। फिर आपको तीसरा है एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो कि दंत चिकित्सा के पंजीकरण व आचार संहिता का काम संभालेगा। ठीक है, ज्ञात हो कि मेडिकल एजुकेशन में इस तरह की सुधार के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन सितंबर 2020 में किया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित। तो मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित जो कालिंजर किला है उसके पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में यह पहला भू विरासत स्थल है। ठीक है, कालिंजर किला जो है वो उत्तर प्रदेश में यह पहला भू विरासत स्थल है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अपर महानिदेशक ने 16 मार्च के एक समारोह में इसके भूवैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस क्षेत्र की दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना एपार्चियन अनकॉन्फॉर्मिटी विभिन्न परतों के लिए लंबे समय के अंतर को उजागर करती है, जो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के एक लंबे अंतराल को दर्शाती है। ठीक है, और बताया गया कि पहाड़ी पर लगभग 2.0 से 2.5 अरब वर्ष पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर करीब 1.2 अरब वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर की परतें दिखाई देती है, जो कि पृथ्वी के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसकी संस्तुति के आधार पर भारत में लगभग 70 भूस्थलों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अब बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते। 28 फरवरी को चीता पुनर्वास परियोजना के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अब अफ्रीकी देश जो है बोत्सवाना, वहां से 9 चीते भारत लाए गए और इसे रखा गया कहाँ, तो श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया गया। 9 चीता में आपको 6 मादा है और 3 नर चीते हैं। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या अब 48 हो गई है। बाद में 9 मार्च को नामीबिया से लाई गई एक मादा चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया, जिससे देश में चीतों की कुल संख्या शावकों सहित 53 हो गई है। मार्च 2026 के अंत की स्थिति है ये। ठीक है, नेक्स्ट देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की ताजा सूची में देखा जाए, जो फर्जी विश्वविद्यालय है उसको यूजीसी ने एक ताजा सूची जारी की है। देखा जाए तो फरवरी 2026 में विद्यार्थियों को फर्जी विश्वविद्यालय में प्रवेश से आगाह करने के लिए देश के विभिन्न भागों में संचालित 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा, तो यूजीसी के द्वारा। और यूजीसी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय विधिवत स्थापित नहीं है और इनके द्वारा जो डिग्री दिया जाएगा या डिप्लोमा वो मान्य नहीं होगा। इनमें प्रवेश लेने से आगाह किया गया है विद्यार्थियों को। देखा जाए तो फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में जो सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय फर्जी है वो 12 विश्वविद्यालय आपको दिल्ली में है और 3 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब में महिलाओं के लिए नई मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना। तो देखा जाए तो पंजाब के भगवत मान सिंह के नेतृत्व वाली आप सरकार ने राज्य की सभी पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह, जो कि अनुसूचित जाति की महिलाएं हो और उस अनुसूचित जाति की महिलाओं के मामले में ये 1500 रुपए प्रति माह है। ठीक है, और इसकी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा की है। इस योजना को मुख्यमंत्री मावा धिया योजना नाम दिया गया है और इसके लिए
9,300 करोड़ का प्रावधान 2026-27 के बजट में किया गया है। सरकारी कर्मचारी महिलाएं वर्तमान में पूर्व दोनों ही आयकर दाता महिलाएं तथा सांसद एवं विधायक वर्तमान एवं पूर्व इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं है। योजना के तहत जो देय राशि है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का दूसरा आईओएस सागर पहल। तो 16 मार्च को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग संवर्धन के लिए भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा आईओएस सागर यानी इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल प्रारंभ किया। आईओएस सागर एक ऐसा संचालन सहभागिता कार्यक्रम है जो विदेशी मित्र देशों के नौसैनिकों को भारतीय नौसेना के जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण और नौकायन में सक्षम बनाता है। आईओएस के पहल 16 मार्च को शुरू हुए और दूसरा आयोजन 16 मित्र देशों के नौसैनिकों ने भाग लिया है। ठीक है। अब आते हैं राज्य समाचार में। उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियां 2024-25 के खेल पुरस्कारों का भी वितरण। तो देखा जाए तो 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन लखनऊ में लोक भवन में किया गया। निम्नलिखित 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र दिए गए, जैसे कि राजकुमार पाल जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन्हें डीएसपी बनाया गया। प्रवीण कुमार एक पैरालंपिक ऊंची लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं, जिसे भी डीएसपी बनाया गया। अजीत सिंह पैरालंपिक भाला फेंक में है, वो कि जिला पंचायती राज अधिकारी बने हैं। सिमरन ये पैरालंपिक एथलेटिक्स हैं, जिनको जिला पंचायत राज अधिकारी बनाया गया है। प्रीति पाल जो कि पैरालंपिक एथलीट हैं, उन्हें प्रखंड प्रखंड विकास अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, प्रखंड विकास अधिकारी। रिंकू सिंह जो कि क्रिकेटर हैं, उन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी। निम्नलिखित खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दिए गए हैं। ठीक है, रिंकू सिंह को बनाया गया है क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, और जो निम्नलिखित खिलाड़ी हैं उनको लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पुरुष खिलाड़ियों में लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है, उसमें है उत्तम सिंह, गाजीपुर के हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत कुमार प्रयागराज के हैं, इनको जिम्नास्टिक में दिया गया है। फिर आपको जॉन्टी कुमार जो कि नोएडा के हैं, ये उन्हें कुश्ती में दिया गया है। यश कुमार आगरा के हैं, ये पैरा कैनोइंग करते हैं। और प्रवीण कुमार जो कि नोएडा के हैं, वो पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, इन्हें दिया गया है लक्ष्मण पुरस्कार। ठीक है। अब महिला खिलाड़ी में देखा जाए, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है 2024-25 का, उसमें है आपको प्राची, ये सहारनपुर की रहने वाली है और ये एथलेटिक्स में है। तानिया चौधरी जो कि बागपत की रहने वाली है, ये एथलेटिक्स है। प्रगति केसरवानी जो कि लखनऊ से है और ये पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। वंतिका अग्रवाल जो कि नोएडा की है और ये शतरंज खिलाड़ी है। इन्हें दिया गया है क्या, तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, देखा जाए तो लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के जो विजेता हैं, उन्हें कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ 3.11 लाख रुपए की राशि प्रत्येक को इस पुरस्कार के तहत प्रदान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, भाजपा नेता जय भान सिंह पवैया मध्य प्रदेश राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो मार्च 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व मंत्री और ग्वालियर के लोकसभा के सदस्य रह चुके भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया को मध्य प्रदेश के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही आयोग का सदस्य जो है सदस्य सचिव बनाए गए हैं वीरेंद्र कुमार को, जो कि विधानसभा से सेवानिवृत्त अपर सचिव हैं। आयोग का सदस्य बनाया गया है के सिंह को, जो कि राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त एक आईएएस अधिकारी है। नेक्स्ट है, महासमुंद जिले में खल्लारी माता मंदिर क्षेत्र में रोपवे का केवल टूटने से कई श्रद्धालु घायल और एक की मृत्यु। तो देखा जाए तो नवरात्रि के दिनों में दर्शन के लिए महासमुंद जिले में खल्लारी धाम पहुंचा श्रद्धालुओं का एक जत्था रोपवे से नीचे आते समय केबल टूटने से गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। केबल टूटने से ट्रॉली तेज गति से नीचे आ टकराई और साथ ही नीचे से जो ऊपर जा रही ट्रॉली थी, जिसमें 10 लोग सवार थे, वो भी अनियंत्रित होकर तेजी से नीचे आए। इस दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। खल्लारी माता मंदिर क्षेत्र में यह रोपवे 2 वर्ष पूर्व ही स्थापित किया गया था और इसके जो रख रखाव की जिम्मेदारी थी वो कोलकाता के एक कंपनी है रोपवे एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई थी।
कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध अभी मामला दर्ज कर लिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में गांव ग्वाला योजना। गोवंश को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजस्थान में एक नई गांव ग्वाला योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत गोवंश को चराने के लिए प्रत्येक गांव में एक ग्वाला नियुक्त किया गया है, जो प्रतिदिन गांव के सभी गोवंश को एकत्रित कर गोचर भूमि में ले जाएगा और दिन भर गोवंश को चराने के पश्चात शाम को उनके मालिक के घर वापस छोड़ेगा। ठीक है। ऐसे प्रत्येक ग्वाला को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय प्रदान करने की घोषणा राज्य के पंचायती राज मंत्री ने की है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम अबूराज दो अन्य शहरों के नाम भी बदले। तो 27 फरवरी को देखा जाए तो राजस्थान में माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज करने की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल ने विधानसभा में की। इसके साथ ही डिग जिले में स्थित जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कस्बे कामा, जिसे कमान कहा जाता है, उसका नाम बदलकर काम वन करने और जैन समुदाय के स्मृति धाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने की घोषणा उन्होंने की। मुख्यमंत्री के अनुसार इन शहरों के नाम में यह परिवर्तन जो है वो स्थानीय भावनाओं का सम्मान करने और इन शहरों में कस्बों की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए तो ईरान पर अमेरिका व इजराइल के हमले की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बाद तो 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई इस भीषण लड़ाई में संपूर्ण विश्व में खनिज तेल व गैस सहित अधिकांश उत्पादों की आपूर्ति लड़खड़ा दी है। 28 फरवरी को अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरानी सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों के साथ साथ सिर्फ ईरान नेतृत्व पर भीषण हमले किए गए। इसमें आपको अनेक सैन्य ठिकानों को परमाणु केंद्रों पर नष्ट होने के साथ ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की पुष्टि होते ही उन्हें उनके पुत्र मुज्तबा खामनेई को ही सर्वोच्च नेता चुने जाने की बात कही गई। ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों मिसाइलें इन पर दागी। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन आदि देशों में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया। इन देशों के तेल केंद्रों को भी क्षति इन हमलों में पहुंची गई। भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए आया एक ईरानी जहाज वापस लौटते समय अमेरिका के एक टारपीडो हमले में डूब गया। इसमें 80 से अधिक ईरानी नौसैनिक जहाज पर हुए हमले में मारे गए। ठीक है। एक बड़े रणनीतिक कदम उठाते हुए ईरान ने महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते तेल परिवहन लगभग बंद कर दिया है, जिसमें भारत सहित अधिकांश देशों में तेल व गैस की संकट उत्पन्न हो गया। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से 15 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी और ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्तें शामिल है। अमेरिका का प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया ईरान के द्वारा और स्पष्ट कहा गया युद्ध विराम उसकी शर्तों पर होगा। ठीक है। मतलब युद्ध विराम जो होगा वो ईरान की शर्तों पर होगा। ईरान की ओर से युद्ध समाप्त करने के लिए कोई तत्परता नहीं दर्शाई गई। उल्टे उसने 5 शर्त रखी, जो कि 25 मार्च की स्थिति के बारे में है। 25 मार्च तक इन्होंने 5 शर्त रखी थी। इनमें आक्रमण, हत्याओं की पूरी तरह से रोक, युद्ध से हुए नुकसान के लिए हर्जाने का भुगतान और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी अधिकारी का संप्रभुता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आदि शामिल है। पंक्ति लिखे जाना तक हुआ था क्या, इस पंक्ति को लिखे जाना तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले रोकते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिनों की डेडलाइन 28 मार्च तक दी थी। मार्च के अंत तक 1900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी और 20,000 से अधिक घायल होने की आशंका व्यक्त की गई थी, जबकि अमेरिका के भी 300 से ज्यादा सैनिक घायल हैं और 13 सैनिकों की मृत्यु की बात मीडिया रिपोर्ट में कही जा रही थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के युवा नेता बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री।
देखा जाए तो 5 मार्च 2026 को नेपाल की 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा के लिए कराए गए चुनाव से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। मार्च 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी ने नई सरकार का गठन किया है और पूर्व वर्षों में प्रधानमंत्री रह चुके जो शेख बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को केवल 38 सीटें ही प्राप्त हो सकी हैं। युवा नेता बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रवादी स्वतंत्रता पार्टी है ने 182 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत इस चुनाव में प्राप्त किया है। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 28 मार्च को उनके साथ कुछ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। बालेंद्र शाह जो है वो पूर्व में कहा जाता है एक रैपर थे, मतलब सिंगिंग करते थे रैप सॉन्ग का, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी रहे हैं। मई 2022 से जनवरी 2026 तक वो काठमांडू के मेयर भी रहे हैं। यहाँ तो कि सितंबर 2025 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेनजी का हिंसक आंदोलन हुआ था वहां पे। सीपीएन यूएमएल के केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली जो सरकार का तख्ता पलट किया गया था और नए चुनाव तक पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है। देखिए चुनाव के नतीजों को देखा जाए, परिणाम को, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी जो है वो आपको 2026 में 182 सीटें प्राप्त कर चुकी है, जो कि पिछले बार मात्र 20 थी। ठीक है, यानी 160 सीटों का इन्हें लाभ हो गया। नेपाली कांग्रेस इस बार मात्र 38 सीटें प्राप्त कर पाई हैं। सीपीएन यूएमएल जो है वो 25 सीटें प्राप्त कर सकी हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मात्र 17 सीटें प्राप्त की हैं और अन्य ने 12 सीटें प्राप्त की हैं। निर्दलीय में 1 सीटें प्राप्त हुई हैं। कुल 275 सीटों का इलेक्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा। 4 मार्च को अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 4 दिन की राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। 18 से 19 फरवरी को फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरो ऑर्पो नई दिल्ली में संपन्न एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे। फिनलैंड के राष्ट्रपति की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है वो नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च को रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग में भाग लेने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बात कर इसे नए आयाम प्रदान करना था। रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में वह आमंत्रित थे। ठीक है। 5 मार्च को प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की पश्चात फिनलैंड के राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। फिनलैंड प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत में फिनलैंड की गहरी व स्थायी मित्रता की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलीकरण, ठीक है, डिजिटलीकरण व स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के स्तर तक ले जाने में सहमति दोनों पक्षों में रही। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार की आवश्यकता स्वीकारते हुए विस्तृत सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फिनलैंड को समर्थन मेहमान राष्ट्रपति ने दोहराया। ठीक है। और भारत में अक्टूबर 2026 में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच यानी वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की सह मेजबानी के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में रही। विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय वार्ता में पश्चात किए गए। आधिकारिक आधिकारिक सांख्यिकी यानी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स व नवाचार क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों व प्रवासन व गतिशीलता के क्षेत्र में समझौते इनमें शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। 5 से 7 मार्च 2026 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इस वर्ष इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के साथ साथ उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता यानी की नोट स्पीकर भी थे। जो सम्मेलन था, सम्मेलन का जो थीम है वो था संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति। संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति, जिसे कहा जाए संस्कार असर्शन एकोमोडेशन एडवांसमेंट। रायसीना संवाद के
उद्घाटन समारोह, ठीक है, उद्घाटन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है तथा भविष्य की दिशा अब ग्लोबल साउथ तय करेगा, क्योंकि उसके पास ही अब जनसांख्यिकी एवं आर्थिक शक्ति है। ठीक है। वैश्विक संस्थान में सुधार की आवश्यकता बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका, आत्मनिर्भरता तथा पड़ोसी देशों के साथ विकास आधारित साझेदारी पर उन्होंने बल दिया है। श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर भी चर्चा की है। सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका, भूटान, केन्या, मॉरिशस, माल्टा, रवांडा जैसे कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात कर आर्थिक व डिजिटल सहयोग पर चर्चा की। इन विदेश मंत्रियों व अन्य शिक्षाविदों व प्रतिभागियों ने 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में विभिन्न सूत्रों में 6 मुख्य स्तंभ पर आधारित विभिन्न प्रारूप में विचार विमर्श किए हैं। ठीक है। जैसे कि 6 जो है उसमें आपको विवादित सीमाएं, जो कि शक्ति, ध्रुवीकरण और परिधि। फिर आपको साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण, जो कि नए समूह, नए संरक्षक और नए रास्ते दिखाते हैं। फिर आपको व्हाइट व्हेल एजेंडा है 2030 की खोज। फिर अंतिम समय मतलब जलवायु संघर्ष और विलंब विलंब की कीमत, भविष्य की दुनिया यानी कि एक तकनीकी प्रधान समाज की और टैरिफ के दौर में व्यापार, मतलब पुनर्प्राप्ति, लचीलापन और पुनर्निर्माण इसमें शामिल है। इन सभी 6 स्तंभ, छवि ये जो सभी 6 स्तंभ है, ठीक है, ये स्तंभों के इर्द गिर्द चर्चाएं सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में आयोजित हुई। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिनका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका पहला आयोजन जो है वो 2016 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा। तो 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने देश के उच्च शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा की। भारत की उनकी यह पहली ही आधिकारिक यात्रा थी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने 4 दिन की भारत यात्रा की शुरुआत मुंबई से की। 1 मार्च को मुंबई में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने अपने घर पर उनकी मेजबानी की। ठीक है। मुंबई में पहले 2 दिन विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग उन्होंने लिया। फिर भारतीय उद्यमी, वित्तीय विशेषज्ञ और नव प्रवर्तकों व शिक्षाविदों के साथ मुलाकात उन्होंने की। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक है। और दोनों नेताओं ने कनाना स्कीम में जून 2025 और जोहान्सबर्ग में नवंबर 2025 में हुई जो अपनी मुलाकात थी, वो भारत कनाडा संबंधों के लिए निर्धारित रोड मैप के क्रियान्वयन में हुई जो प्रगति के स्वागत किया इस वार्ता में। और सरकार से सरकार मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, व्यवसाय से व्यवसाय मतलब बिजनेस टू बिजनेस के बीच में संबंध को बढ़ावा देने के इरादे से दोहराते हुए स्वच्छ ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा, नागरिक परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धता जोड़ दिया गया, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। भारत की पहल वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वो बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने, वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने के इरादे की घोषणा कनाडा की ओर से इस अवसर पर की गई। द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सहमति दोनों प्रधानमंत्री ने वार्ता में बनी। ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, को 2026 के अंत तक अंतिम रूप देने का निश्चय वार्ता में किया गया। दोनों देशों के बीच हुए एक अन्य समझौते के तहत कनाडा की केमेको कंपनी भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 2035 तक
2.20 करोड़ पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगी। ठीक है। महत्वपूर्ण खनिजों, शैक्षणिक आदान प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक सहयोग और समझौतों के सहित 8 विभिन्न समझौता या समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस अवसर पर किए गए। रक्षा क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के लिए इंडो कनाडा डिफेंस डायलॉग, मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया कनाडा पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप की स्थापना की घोषणा वार्ता में की गई। व्यापारिक संबंधों के लिए इंडिया कनाडा सीईओ फोरम का पुनर्गठन भी किया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हथियार की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात दूसरा स्थान बरकरार रहा और हथियार जो अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता बना। ये किसने रिपोर्ट दी है? तो सिपरी की रिपोर्ट है, जो कि स्वीडिश संस्था है। देखा जाए तो मार्च 2026 में विश्व में हथियारों के बड़े क्रेताओं और विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट स्वीडन की थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2021 से 2025 के दौरान 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश क्रमशः यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष की अवधि में हथियारों के 5 बड़े निर्यातक देश रहे हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चीन। ठीक है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2026 में संदर्भित जो रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक यूक्रेन ने खरीदा है। ठीक है। उसके बाद भारत ने देखा जाए तो 2016 से 2020 की तुलना की गई है 2021 से 2025 की प्रतिशत में। तो यूक्रेन जहां 2021 से 25 में 2016 से 20 में 0.1% था, वो 9.7% हो गया। ठीक है। और वही भारत देखा जाए जो 9.3 था, अभी 8.2 है। अभी भी ये दूसरे स्थान पे 4% घटा है, लेकिन अभी भी ये दूसरे स्थान पे है। सऊदी अरब तीसरे स्थान पे है, कतर चौथे स्थान पे, पाकिस्तान 5वें स्थान पे। ठीक है। जहां पाकिस्तान 2.8% खरीद रहा था, अब 4.2% खरीद रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ 66% का परिवर्तन किया गया है। यहाँ देखा जाए तो 3 प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं, जो कि 2021 से 25 आयात राष्ट्रीय हथियारों को कुल आयात जो आपूर्तिकर्ता देश देखा जाए तो यूक्रेन जो खरीद रहा है। ठीक है। यूक्रेन जो खरीद रहा है उसमें सर्वाधिक 41% वो अमेरिका से खरीद रहा है, फिर 14% वो जर्मनी से खरीद रहा है और 9.4% वो पोलैंड से खरीद रहा है। ठीक है। अगर भारत खरीद रहा है तो 40% भारत जो है वो रूस से खरीदता है, फ्रांस से 29% खरीद रहा है और इसराइल से 15% खरीद रहा है। उसी तरह सऊदी अरब आपको अमेरिका से 77% खरीद रहा है, स्पेन से 9.5% और फ्रांस से 4.6%। 5वें स्थान पर आपको पाकिस्तान आता है, जो कि सर्वाधिक हथियार यानी 80% वो अपने हथियार चीन से खरीदता है, तुर्की से 7% और नीदरलैंड से 4.6%। ठीक है। और ये वो लिस्ट है 2021-25 के दौरान जो हथियार के बड़े निर्यातक राष्ट्र हैं जो बेच रहे हैं। उनके हथियार में देखा जाए तो पहले स्थान पे आपको अमेरिका है, जो कि 2016 से 20 में 36% बेच रहा था, अभी वो 42% बेच रहा है। इसमें 27% का ग्रोथ है। ठीक है। और देखिए सर्वाधिक अमेरिका किसको बेच रहा है, तो सऊदी अरब को 12%, यूक्रेन को 9.4% और जापान को 8.9% ये बेच रहा है अमेरिका अपने हथियार का। ठीक है। फिर उसके बाद आपको फ्रांस जो दूसरे स्थान पे आ रहा है बेचने में, निर्यातक में, जो कि पहले 8.88 था, अभी वो 9.8% बेच रहा है। ठीक है। अगर फ्रांस बेच रहा है तो सर्वाधिक 24% वो भारत को बेच रहा है, मिस्र को 11% और ग्रीस को 10% बेच रहा है। रूस जो तीसरे स्थान पर है वो पहले 21 था परसेंट, अभी 6.8 हो गया है। मतलब अब कम कर दिया है क्योंकि रूस यूक्रेन तो खुद युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर रूस बेच रहा है तो सर्वाधिक वो भारत को बेच रहा है 48%, चीन को 13% और बेलारूस को 13% बेच रहा है। ठीक है। ये पूरा लिस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटली में न्यायिक सुधार के लिए कराए गए जनमत संग्रह में जॉर्जिया मेलोनी सरकार की पराजय। तो 22 से 23 मार्च को मेलोनी सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यापक न्यायिक सुधारों के लिए जनमत संग्रह इटली में कराया गया था। ठीक है। और सरकार ने इस प्रस्ताव के पक्ष में 46% मत ही प्राप्त किए, जबकि 54% मत जो है वो नो के लिए प्राप्त किया गया। 2 दिन तक चले इस मतदान में
59% लोगों ने मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और वर्ष 2022 में सत्ता में आई थी ये मेलोनी को, और ये पहला बड़ा राजनीतिक झटका लगा है उनको। जनमत संग्रह में अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के फैसले को वो सम्मान करती है, किंतु त्याग पत्र देने से स्पष्ट इनकार किया उन्होंने, क्योंकि इटली में जो है आम चुनाव अगले वर्ष यानी 2027 में ही होने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है आपको 2025-26 में देश में खाद्यान्न व अन्य प्रमुख कृषिगत उत्पाद, ये दूसरा अग्रिम अनुमान है। ठीक है, 10 मार्च 2026 को फसल वर्ष 2025-26 में देश के प्रमुख कृषिगत उपज के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। जारी अनुमान में केवल खरीफ एवं रबी उत्पादन के अनुमान ही शामिल हैं। दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत देखा जाए तो देश में 2025-26 में खरीफ खाद्यान्न जो है वो 1741.44 लाख टन हुआ है खरीफ का, और रबी खाद्यान्न जो है 1745.13 लाख टन हुआ है। अब देखिए खरीफ में जो चावल हुआ है वो रिकॉर्ड हो गया है 1239.28 लाख टन, और रबी में जो चावल हुआ है वो 167.20 लाख टन हुआ है। गेहूं जो हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है 1202.10 लाख टन। ठीक, और वहीं खरीफ में मक्का देखा जाए, खरीफ में मक्का रिकॉर्ड हो गया है 302.47 लाख टन, और रबी मक्का हुआ है 159.03 लाख टन। खरीफ में श्री अन्न हुआ है 123.43 लाख टन, और रबी में श्री अन्न हुआ है 30.98 लाख टन। खरीफ पौष्टिक या मोटे अनाज देखा जाए तो 425.89 लाख टन हुआ। रबी पौष्टिक मोटे अनाज देखा जाए तो 213.41 लाख टन हुआ है। तूर जो कि 34.55 लाख टन है। ठीक है, चना आपको 117.9 लाख टन है। मसूर 17.33 लाख टन हुआ है। सोयाबीन आपको 127.20 लाख टन हुआ है। रेपसीड और सरसों आपको 133.31 लाख टन हुआ है। खरीफ में मूंगफली जो हुआ है वो 112.94 लाख टन हुआ है, ये रिकॉर्ड है, और रबी में मूंगफली 7.97 लाख टन हुआ है। खरीफ में आपको कुल खरीफ तिलहन का देखा जाए तो 265.33 लाख टन, और रबी में तिलहन देखा जाए तो 144.65 लाख टन। गन्ना आपको 5001.97 लाख टन हुआ है। कपास आपको 290.91 लाख गांठें हुई है, जो कि एक गांठ तो होता है 170 किलोग्राम का होता है कपास का, और जूट का जो गांठ होता है वो 180 किलोग्राम का होता है। ठीक है, जिसमें आपको 81.27 लाख टन, सॉरी 2 लाख गांठें हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8.25% ही बरकरार। देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ है, उन जमाओं पर ब्याज दर जो पहले से 8.25% था उसे ही बरकरार रखा गया है। ठीक है, और इसके अनुसार देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों की तरह 25-26 के लिए भी 8.2% ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, कर्मचारियों को। और कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के एक अनिवार्यता रिटायरमेंट फंड है, जो कि कर्मचारी एवं नियोक्ता हर महीने अनिवार्यता योगदान करते हैं। इस फंड का प्रबंधन जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा किया जाता है, और ये प्रावधान जो है ये 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले फर्म में लागू होता है, या फिर कभी-कभी 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान में भी ये लागू हो जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि पर देय ब्याज जो है उसका निर्धारण जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के द्वारा वित्त मंत्रालय की मंजूरी से किया जाता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या और टेलीडेंसिटी आदि के संबंध में ट्राई की रिपोर्ट। तो देखा जाए तो फरवरी 2026 में रिपोर्ट जारी किया गया है ट्राई के, और इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2025 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या, उसके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या और इसकी सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी तथा विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेली डेंसिटी यानी प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन के जो कनेक्शन की संख्या है उसके संबंध में एक विस्तृत आंकड़े जारी किए गए। ठीक है, और इस आंकड़ों के अनुसार हम लोग देखेंगे तो जो टेलीफोन का एक देखा जाए 31 दिसंबर तक का रिकॉर्ड, तो टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या जो करोड़ों में है, ठीक है,
वो टोटल है 1306.14 करोड़, जिसमें आपको वायरलेस है 1258.77 और वायर लाइन वाले हैं 47.37 करोड़। ठीक है, शहरी उपभोक्ता इसमें आपको अधिक मिलेंगे। शहरी में आपको 762 करोड़ है और वहीं आपको ग्रामीण उपभोक्ता जो है वो 543.70 करोड़ है, जिसमें भी अधिकतर आपको वायरलेस ही है। ठीक है, टेली डेंसिटी में देखा जाए जो प्रतिशत निकालते हैं हम लोग 100 व्यक्ति पे कितने टेलीफोन कनेक्शंस हैं, तो अब भारत में प्रति 100 व्यक्ति में 91.74 लोगों के पास कनेक्शंस हैं, जिसमें वायर लाइन वाले तो 3.33% ही है और वायरलेस वाले 88.41 है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में अगर हम लोग प्रतिशत देखें तो 148.92% है टोटल, जिसमें आपको वायरलेस है 140.66 और वायरलेस वाले हैं 8.26%। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए प्रतिशत में तो 59.63% है और जिसमें आपको वायरलेस वाले ज्यादा हैं, वायरलाइन वाले बहुत कम हैं। कुल टेलीफोन उपभोक्ता का देखा जाए, शहरी उपभोक्ता का प्रतिशत, कुल टेलीफोन के उपभोक्ता में देखें शहरी उपभोक्ताओं का प्रतिशत तो 58.37 है और ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत 41.63 है। ठीक है, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या अब देखा जाए करोड़ों में तो 1007.36 है करोड़। ठीक है, जिसमें आपको वायरलेस ज्यादा है, वायरलाइन वाले कम है ब्रॉडबैंड में। ठीक है, अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए जहाँ टेली डेंसिटी का स्थिति, तो सबसे अधिक टेली डेंसिटी जो है वो दिल्ली में है, मतलब प्रति 100 व्यक्ति में 359.50 कनेक्शन है। ठीक है, और वही सबसे कम है आपको बिहार में 61.88 टेली डेंसिटी और संपूर्ण भारत में ये 91.74 होता है टेली डेंसिटी। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। 20 मार्च 2026 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व भर में 14वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी हुई। किसी भी देश में खुशहाली यानी हैप्पीनेस के केवल जीडीपी में वृद्धि या आय में वृद्धि से नहीं होती। ठीक है, जीडीपी के साथ साथ अन्य अनेक मानक हैं, यथा खुशी का एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि भी खुशहाली के लिए आवश्यक। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के सहयोग से जारी की जाती है। 147 देशों के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स सूचकांक की गणना इस रिपोर्ट में की गई है, जिसमें भारत भारत का 116वां स्थान है। ठीक है, ये लगातार 9वां वर्ष है जब खुशहाली के मामले में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है और सूचकांक की गणना 7 मानकों के आधार पर होती है। इनमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उदारता यानी जेनरोसिटी, फिर जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, भ्रष्टाचार की धारणा यानी परसेप्शंस ऑफ करप्शंस, देश देश की तबाही की स्थिति और हैप्पीनेस इंडेक्स का जो मान होता है वो 0 से 10 के बीच हो सकता है। ठीक है, देखा जाए तो विभिन्न देशों में जो हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाए तो उसके मामले में सबसे पहले स्थान पर है आपको फिनलैंड, 0 से 10 के मान में ये 7.764 है, पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है आइसलैंड 7.540 अंकों के साथ। डेनमार्क है 7.539 अंकों के साथ। ठीक है, ये टॉप 10 का लिस्ट दिया गया है। फिर आपको यहाँ देखिए प्रमुख राष्ट्र, कुछ और प्रमुख राष्ट्र में 11वें नंबर पे आपको न्यूजीलैंड आता है, 15वें पे ऑस्ट्रेलिया, 21 में यूएई, फिर 22 में सऊदी अरब, अमेरिका आपको 23वें स्थान पे आता है। ठीक है, अमेरिका 23वें स्थान पे है। और भारत का देखा जाए रैंकिंग, जो भारत और उनके पड़ोसी देशों का, तो भारत 116वें स्थान पे है 4.536 अंकों के साथ, 4.536 अंकों के साथ है 116वें स्थान पर। चीन आपको 65वें स्थान पर है, नेपाल हमसे ऊपर है 99वें स्थान पर, पाकिस्तान हमसे ऊपर है 104 स्थान पे। ठीक है, उसी तरह से सबसे नीचे से देखा जाए तो सबसे कम हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंकिंग आता है आपको 147वें स्थान पे अफगानिस्तान का 1.46446 अंकों के साथ।
उससे ऊपर सिएरा लियोन, उससे ऊपर मलावी, उससे ऊपर जिम्बाब्वे, उससे ऊपर बोत्सवाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है युद्ध के साथ साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे यह ईरान में एक एक करोड़ रियाल की करेंसी नोट जारी। तो मार्च 2026 में युद्ध की स्थिति वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि तथा मुद्रा में कमी के चलते एक एक करोड़ रियाल की करेंसी नोट ईरान ने जारी कर दिए। मार्च के मध्य में 1 करोड़ रियाल का मूल्य मात्र 6 से 7 डॉलर के बराबर था। युद्ध के कारण उत्पन्न हुए जो तेल और गैस संकट है, आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति में छाए संकट ने सभी देशों के अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ईरान में बेकाबू हो रही महंगाई के बीच मुद्रा यानी रियाल का मूल्य तेजी से घटा। मौद्रिक संकट से जूझ रहे ईरान में युद्ध से पूर्व ही 50 लाख रियाल का करेंसी नोट 1 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। ठीक है, 50 लाख का भी नोट जारी किया गया था अभी 1 फरवरी को, और अब मार्च में 1 करोड़ का रियाल का जारी कर दिया गया। नेक्स्ट है राज्य की राजकोषीय स्थिति के आकलन हेतु नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026। तो मार्च 2026 में विभिन्न मानकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिए नीति आयोग ने इन राज्यों के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। इस दूसरे संस्करण में 2023-24 के लिए 18 राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र के 10 छोटे राज्यों के लिए भी अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित 5 स्तंभ पर आधारित है, जैसे कि व्यय की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ये आपको प्रतिबद्ध व्यय की तुलना में विकासात्मक और पूंजीगत व्यय के अध्ययन पर आधारित है। दूसरा है राजस्व जुटाना यानी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, जो कि राज्य के स्वयं के स्रोतों से कर राजस्व व करेत्तर राजस्व जुटाने की दक्षता का मूल्यांकन है। फिर आपको राजकोषीय विवेक यानी फिस्कल प्रूडेंस, ऋण सूचकांक यानी डेप्ट इंडेक्स, ऋण स्थिरता यानी डेप्ट सस्टेनेबिलिटी इसमें है। ठीक है, फिस्कल प्रूडेंस मतलब घाटे के प्रबंधन के मामले में विवेकशील। डेप्ट इंडेक्स मतलब बकाया देनदारियों के संबंध में स्थिति का मूल्यांकन। ऋण स्थिरता यानी डेट सस्टेनेबिलिटी यानी बकाया ऋण चुकाने की दक्षता आकलन। ठीक है, और सूचकांक का मान किसी भी राज्य के लिए 0 से 100 के बीच हो सकता है। ठीक है, देखा जाए तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें पहले 3 स्थान दिया गया है आपको उड़ीसा, गोवा और झारखंड को। ये अचीवर कैटेगरी में है। ठीक है, उड़ीसा का 73.1, गोवा का 54.7 और झारखंड का 50.5 है। ठीक है, यहाँ आपको 0 से 100 के बीच हो सकता है। उसी में आपको 73.1 दिया गया उड़ीसा को, गोवा को दूसरे स्थान पर, उत्तर झारखंड को तीसरे स्थान पर, और उन तीनों को अचीवर कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद फ्रंट रनर में आते हैं आपको गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद आपको परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार। बिहार जो है वो 30.9 अंक के साथ है। ठीक है, तमिलनाडु 13वें स्थान पे है, 14वें स्थान पे राजस्थान, 15वें स्थान पे जब हम आएंगे तो ये आता है एस्पिरेशनल। एस्पिरेशनल कैटेगरी में आपको केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों का विस्तार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY भारत सरकार के द्वारा संचालित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 23 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि इस योजना के लिए पंजीकृत अस्पतालों की संख्या 2018-19 में 6,917 थी, जिसमें कि 3,013 सरकारी और 3,904 निजी अस्पताल शामिल थे। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा करने वाले पंजीकृत अस्पतालों की संख्या फरवरी 2026 के अंत तक 36,229 हो गई थी। इनमें 19,483 सरकारी व 16,746 निजी अस्पताल शामिल है। ठीक है, पहले केवल गरीब कमजोर परिवारों के ही को ही पंजीकृत अस्पतालों में सालाना 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती थी। अब सभी परिवारों के 70 वर्ष से अधिक आयु के 10 सदस्य तथा कुछ अन्य वर्ग के भी इस योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। नेक्स्ट है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान।
तो देखा जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ताजा विज्ञप्ति के अनुसार नारियल के कुल वैश्विक उत्पादन में 30.7% योगदान जो है वो केवल भारत का है। मतलब पूरे दुनिया में जितना होता है, अगर पूरे दुनिया में 100 नारियल है तो 30.7 भारत में होता है, जिससे नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। 17 मार्च को लोकसभा में बताया गया कि विश्व में नारियल की खेती लगभग 12,390 हजार हेक्टेयर में होती है, जिसमें 21,65 हजार हेक्टेयर भारत में है। मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 21,373.62 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है, जिसके जिससे इसकी औसतन उत्पादकता लगभग 9,871 नारियल प्रति हेक्टेयर। विश्व में नारियल का उत्पादन करने वाले कुछ अन्य प्रमुख देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और ब्राजील। भारत में नारियल उत्पादन करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं वो है केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। देश में नारियल उत्पादन में वृद्धि के लिए 2026-27 के बजट में ही कोकोनट प्रमोशन स्कीम की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य था नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने व कम उत्पादक पेड़ों के स्थान पर नए पौधे और उसकी किस्म को उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भव्य योजना। ठीक है, भव्य योजना ये 18 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, देखा जाए तो इसके तहत विभिन्न भागों में विभिन्न भागों में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, और जहां औद्योगिक विकास इकाइयों की स्थापना के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आंतरिक सड़कें, जल निकासी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक प्रणालियां आदि हैं। मूल्य वर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर से तैयार कारखाने के शेड, आवश्यकता अनुसार निर्मित इकाइयां, भंडारण सुविधा आदि, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सोशल आवास व अन्य सहायक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देखा जाए तो 18 मार्च की बैठक में देश भर में 100 से 1,000 एकड़ तक के 100 ऐसे प्लग एंड प्ले के लिए औद्योगिक पार्क का विकास के लिए 33,600 करोड़ केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किए गए हैं। और भव्य योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, विनिर्माण की संभावना के द्वार खोलना तथा भारत की विकास गाथा को गति प्रदान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति में यानी अपॉइंटमेंट्स में। तो चीन में भारत के नए राजदूत जो नियुक्त हुए हैं वो है विक्रम दोराईस्वामी, जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के राजनयिक हैं। नेक्स्ट है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार पुनः निर्विरोध चुने गए हैं नीतीश कुमार। सामान्य बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एक नए प्रबंध निदेशक सह सीईओ होंगे पार्थ नील घोष। नेक्स्ट थल सेना के नए उप प्रमुख, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अब आते हैं निधन की ओर। अयतुल्ला अली खमनेई 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति रहने के पश्चात 1989 से 28 फरवरी 2026 तक यानी 36 वर्षों से अधिक समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। खामनेई 2026 के ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान पहले ही दिन 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी हमले के शिकार बने। नेक्स्ट एच के दुआ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनयिक व राज्यसभा के पूर्व मनोनीत सदस्य तथा 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवेगौड़ा के मीडिया सलाहकार रहे हरि कृष्ण दुआ का 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। नेक्स्ट टीके उमन, पद्म भूषण से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाजशास्त्री टीके उमन, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में अध्यापन के पश्चात प्रोफेसर एमेरिट्स के रूप में सेवाएं दी थी तथा जो उनके स्वदेशी विश्वविद्यालय में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 26 फरवरी 2026 को 88 वर्ष की आयु में गुरुग्राम हरियाणा में उनका निधन हो गया।
अब आते हैं बुक्स एंड राइटर्स यानी पुस्तक एवं लेखक में। क्रिम्सन स्प्रिंग के लेखक हैं नवतेज सरना। नेक्स्ट है इट्स इजी टू बी हेल्दी, इसके लेखक है मलाइका अरोड़ा। नेक्स्ट है एन एक्सीडेंटल लॉयर, इसके लेखक हैं के वेणुगोपाल। ठीक है। अब आते हैं विविध की ओर। स्पीड फास्ट डार्ट 2026। फरवरी 2026 में जर्मनी और बाल्टिक सागर में संपन्न हुआ यह नाटो का एक बृहद सैन्य अभ्यास है। अमेरिका इस वर्ष में शामिल नहीं था और यूरोप के 13 देश लगभग 10,000 सैनिक इस युद्ध में अभ्यास में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अमेरिका व इजराइल तथा ईरान के बीच भीषण युद्ध के बीच समुद्री हमलों के साथ साथ ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने तथा केवल मित्र राष्ट्रों के लिए ही मार्ग खोलने के दौर में भारत में अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से तेल व गैस से भरे अपने टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए नौसैनिक मिशन को ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नाम दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली। तो 25 से 31 मार्च को दिल्ली के राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक व फिल्मी गतिविधियों को भी केंद्र बनाने के उद्देश्य से वह पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन हुआ। इसका मुख्य केंद्र भारत मंडपम था, जहां 25 मार्च को उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उद्घाटन फिल्म था सिरात, निर्देशक ऑलिवर लक्से। 47 देशों की 147 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न केंद्रों पर, ठीक है, विभिन्न केंद्रों पर किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन, हाइब्रिड फॉर्मेट इनमें शामिल थे। भारतीय सिनेमा के भविष्य यानी ओटीटी के प्रभाव व फिल्म निर्माण की बारीकियों पर चर्चा हुई। फिल्म जगत की 3 हस्तियां जैसे कि नंदामुरी बालकृष्ण, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र जिसे मरणोपरांत एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इस महोत्सव में इन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट है वज्र प्रहार 2026। भारतीय सेना व अमेरिकी सैन्य विशेष बल का संयुक्त अभ्यास। 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 को भारतीय सेना व अमेरिकी सैन्य विशेष बल संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में संपन्न हुआ और भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी 45 जवानों तथा अमेरिकी विशेष बलों के 12 जवान संयुक्त अभ्यास में शामिल थे। इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो सैन्य सहयोग बढ़ाना, पारस्परिक रणनीतियों के आदान प्रदान को सुदृढ़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026। 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 को भारतीय सेना व जापान की ग्राउंड सेल्फ फोर्स के बीच 2 सप्ताह के वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। दोनों पक्षों के 120 सदस्यों का दल इस संयुक्त अभ्यास में शामिल था। धर्म गार्जियन भारत और जापान के सैन्य बलों के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और सेशेल्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2026। तो 9 से 20 मार्च को भारत और सेशेल्स के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2026 सेशेल्स रक्षा एकेडमी में संपन्न हुआ है और संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये 11वां संस्करण था जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल थे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभ्यास ककाड़ू 2026। तो मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ककाड़ू सिडनी के तट पर संपन्न हुआ। कई देशों के नौसैनिक पोत इसमें शामिल रहे और भारत की ओर से नौसेना के आधुनिक युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी इसमें भाग लिया। नेक्स्ट है बोलीविया में बैंक नोट ले जा रहे विमान दुर्घटनाग्रस्त। तो 27 फरवरी 2026 को दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में एल अल्टो शहर में वायुसेना का एक एल हरक्यूलिस C-30 विमान खराब मौसम के लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल कर पास की व्यस्त सड़क पर जा गिरा, जहां अनेक कारें भी इसकी चपेट में आ गई। सेना का यह विमान सेंट्रल बैंक से नई छपी हुई 12 टन नोट के बंडल ले जा रहे थे। इस दुर्घटना में कम से कम 25 लोगों की मृत्यु हो गई तथा विमान से गिरे नोट सड़क पर इधर उधर फैल गए, जिन्हें लूटने के लिए लोग सड़क पर जमा हो गए। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों चालकों की मृत्यु। 5 मार्च को भारतीय वायुसेना के एक सुखोई
MKI लड़ाकू विमान असम के पहाड़ी कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जोरहट के 60 किलोमीटर दूर विमान के अवशेष पाए गए। विमान के दोनों चालक इस दुर्घटना में मारे गए। 2000 के पहले दशक में ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया इस रूस निर्मित सुखोई 30 MKI विमान वायुसेना की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से माना जाता है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले ऐसे लगभग 1 दर्जन विमान दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोलंबिया में सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 50 से अधिक सैनिक की मृत्यु। तो 23 मार्च को कोलंबिया में सेना का एक हरक्यूलिस C-130 विमान दुर्घटना का शिकार हुआ और इस दुर्घटना में 66 लोगों की मृत्यु के बाद प्रारंभिक जानकारी में कही गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है G7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। 26 से 27 मार्च 2026 को विश्व के औद्योगिक दृष्टि से संपन्न 7 देशों के अंतर सरकारी समूह G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक फ्रांस के अबाय डेस वॉक्स डी कार्ने शहर में हुआ। G7 सदस्य देश देखा जाए तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा के विदेश मंत्रियों के अतिरिक्त भारत, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, केन्या के विदेश मंत्री भी विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल रहे। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के ईरानी हमलों से उत्पन्न स्थिति, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नियंत्रण व वैकल्पिक समुद्री मार्ग आदि मुद्दों पर चर्चा में सम्मेलन में शामिल हुई। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है कि क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई के नमन पुरस्कार 2026। तो देखा जाए तो 15 मार्च 2026 को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेटरों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्ष 2024-25 के नमन पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नमन पुरस्कार का वितरण हुआ नई दिल्ली में और इस वर्ष पुरस्कार के प्रमुख पुरस्कार की सूची देखा जाए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, जो कि कर्नल सीके नायडू पुरस्कार भी कहा जाता है, वो दिया गया है रोजर बिनी और राहुल द्रविड़ को। फिर नेक्स्ट है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन, ये मिताली राज को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन मिताली राज। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का पॉली उमरीगर पुरस्कार हुआ, ये शुभमन गिल को दिया गया और ये दूसरी बार ये जीत चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना बनी है, ये 5वीं बार यह पुरस्कार जीत चुकी हैं। और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरुष में हर्षित राणा है, अंतरराष्ट्रीय पदार्पण महिला में हो गया आपको एन श्रीचरणी, और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना को दिया गया है, और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट महिला में है दीप्ति शर्मा को दिया गया है। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर उल्लास गांधी को मिला है, जो कि विदर्भ से खेलते हैं। ठीक है, विदर्भ के हैं, सॉरी अंपायर हैं, तो अंपायर है। ठीक है, और बीसीसीआई की घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीम ने जो किया है वो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया गया है हर्ष दुबे को, विदर्भ के हैं। सीमित ओवर घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर लाला अमरनाथ पुरस्कार आयुष महात्रे को दिया गया है, मुंबई के हैं। और घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर सीनियर जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जो दिया गया है वो शेफाली वर्मा को दिया गया, हरियाणा के। घरेलू क्रिकेट में जूनियर सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, ठीक है, घरेलू क्रिकेट में जूनियर में दिया गया है ईरा जादव को, जो कि मुंबई से हैं। अब आते हैं ऑस्कर पुरस्कार की ओर। ऑस्कर पुरस्कार में देखा जाए तो 15 मार्च 2026 को वर्ष 2025 के प्रदर्शित फिल्मों के लिए अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के 98वें एकेडमी अवार्ड्स, जिसका प्रचलित नाम है ऑस्कर पुरस्कार, का वितरण किया गया है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया स्थित डॉल्बी थिएटर में। कुल मिलाकर 24 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार इस वर्ष दिए गए हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हिंदी फिल्म होम बाउंड वर्ष 2026 के 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। इस वर्ष सर्वाधिक 6 पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिले हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख पुरस्कार देखा जाए तो जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म यह है वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसके निर्देशक है पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वह है पॉल थॉमस एंडरसन, जो कि फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए।
मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं जेसी बकले फिल्म हैमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है सिन पैन जो कि फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए है। सहायक अभिनेत्री है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एमी मैडिगन जो कि फिल्म वेपन्स के लिए है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म रहा है के पॉप डेमोन हंटर्स। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म रहा है सेंटिमेंटल वैल्यू नॉर्वे का। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म रहा है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रहा है ऑल द एम्प्टी रूम्स। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म रहा है द सिंगर्स तथा द पीपल्स एक्सचेंजिंग स्लाइवा। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म रहा है द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स। संगीत में ओरिजिनल स्कोर में दिया गया है सिनर्स को। संगीत में ओरिजिनल सॉन्ग को दिया गया है गोल्डन को जो कि फिल्म के डेमोन्स हंटर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ साउंड रहा है फिल्म F1। सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग रहा है वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन दिया गया है फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन को। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी दिया गया है सिनर्स को। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग दिया गया है फ्रैंकेनस्टाइन को। और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन दिया गया है फ्रैंकेनस्टाइन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखा जाए तो मार्च 2026 को भारतीय ज्ञानपीठ ने भारत में साहित्य के क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2025 की घोषणा की। विजेता रहे वैरामुथु रामासामी। ठीक है। वैरामुथु रामासामी तमिल कवि और गीतकार हैं। तमिल फिल्मों में उनके गीतों के लिए 7 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 10 बार तमिल फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और कई बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का तमिलनाडु राज्य स्तरीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुका है। भारत सरकार ने 2003 में पद्मश्री तथा 2014 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वो तीसरे तमिल साहित्यकार हैं। ठीक है। पुरस्कार राशि जो है वो 11 लाख और वाग्देवी विद्या देवी की तरह विद्या देवी सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भाषा में योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं सरस्वती सम्मान की ओर। सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 35वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2025 की घोषणा की गई है। विजेता रहे राम कुमार मुखोपाध्याय जो कि बांग्ला साहित्यकार है। पुरस्कार राशि रहा 15 लाख के साथ प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। के बिरला फाउंडेशन का साहित्य क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है। राम कुमार मुखोपाध्याय की कृति हर पार्वती कथा का प्रकाशन वर्ष 2020 में हुआ था। हर पार्वती कथा शिव पार्वती की पौराणिक कथा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान। तो देखा जाए तो 18 मार्च 2026 को टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन सरकार ने मानक नाइटहुड नाइटहुड यानी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। ठीक है। और चंद्रशेखर को यह सम्मान जो है वो नई दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास पर ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरॉन के द्वारा दिया गया है। उन्हें सम्मानित करते हुए ब्रिटिश उच्चायोग के वक्तव्य में कहा गया कि टाटा समूह ब्रिटेन में एक दीर्घकालिक निवेशक है जिसकी गतिविधियां ऑटोमोटिव स्टील प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता क्षेत्र में फैली हुई हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टॉकहोम स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के बारे में देखें तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के ईरानी मूल के निदेशक काबे मदानी को जल दिवालियापन से संबंधित उनके शोध के लिए स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के वर्ष 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज के लिए चुना गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से दिए जाने वाला यह पुरस्कार उन्हें अगस्त 2026 में विश्व जल सप्ताह के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल 14th गुस्तफा के हाथों दिया जाएगा।
पुरस्कार के तहत 10 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 1.06 लाख 1.06 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार में। तो 15 मार्च 2026 को साहित्य अकेडमी ने वर्ष 2025 के अपने मुख्य पुरस्कारों जैसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार की घोषणा की है। 24 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार घोषित किए गए हैं। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र शॉल के साथ 1-1 लाख की राशि 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब यहाँ देखा जाए तो आपको जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है तो चुने गए जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं का नाम इसमें दिया गया है। जैसे कि असमिया में दिया गया है करही खेलर साधु उपन्यास है, इसके लेखक हैं आपको देवव्रत दास। ठीक है, उसी तरह से आपको हिंदी में देखा जाए तो जीते जी इलाहाबाद संस्करण है। ठीक है, और ये ममता कालिया का लिखा हुआ है, इन हिंदी में हो गया। और आपको इंग्लिश में देखा जाए अंग्रेजी में तो यह क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास है नवतेज सरना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2025। तो 27 मार्च 2026 को हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया के वर्ष 2025 के 8वीं वार्षिक पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में किया गया। हॉकी इंडिया के वर्ष 2025 के प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। जैसे कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया है 25 लाख रुपए का राशि जफर इकबाल को। ठीक है, जफर इकबाल को दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार जो है वो 20 लाख की राशि हार्दिक सिंह को दिया गया है। ठीक है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार ये 20 लाख की राशि नवनीत कौर को दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी यानी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो दिया गया है वो जुगराज सिंह को दिया गया है। जुगराज सिंह पुरस्कार है। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जुगराज सिंह पुरस्कार अंडर 21 पुरुष कैटेगरी में 10 लाख का इनाम प्रिंस दीप सिंह को दिया गया है। ठीक है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी यानी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का असुंता लाकड़ा पुरस्कार अंडर 21 महिला कैटेगरी में 10 लाख का पुरस्कार राशि साक्षी राणा को दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बलजीत सिंह पुरस्कार 5 लाख की राशि बिच्छू देवी खाड़ीवान को दिया गया है। डिफेंडर ऑफ द ईयर परगट सिंह पुरस्कार 5 लाख की राशि संजय को दिया गया है। मिडफील्डर ऑफ द ईयर अजीत पाल सिंह पुरस्कार 5 लाख की राशि सुमित को दिया गया है। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर धनराज पिल्लई पुरस्कार 5 लाख की राशि सुखजीत सिंह को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का द्विवार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन। देखा जाए तो 26 से 29 मार्च 2026 को विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में याउंडे में संपन्न हुआ। और यह सम्मेलन जो है वो 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। संगठन के सभी 166 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस नीति निर्धारक सम्मेलन में भाग लेते हैं। याउंडे में कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लायर मबागा अंतांगाना की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। व्यापार संगठन में सुधार, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अनियमितताएं, खाद्य सुरक्षा के नाम पर कृषिगत उत्पादन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, मत्स्य पालन सब्सिडी, किसानों व मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा आदि के सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग खेल कूद की ओर। भारत के लक्ष्य सेन दूसरी बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन खिताब से चूके। तो देखिए 3 से 8 मार्च 2026 को भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन फाइनल में पराजित होकर खिताब से चूक गए। विजेता रहे लिन चुन यी ताइवान के हैं, चीनी ताइपे के। ठीक है, महिलाओं का एकल खिताब विजेता है वांगजी चीन से है। उप विजेता है आन से यंग जो दक्षिण कोरिया से है। WBF लेवल 1000 के टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब जीता है पुरुष युगल में किम वोन हो और सियो स्यूंग जाए। ठीक है, अब महिला युगल में लियू सेंग सू और तान निंग। मिश्रित युगल खिताब जीते हैं ये होंग बी और निकाले गोंजालेस चान, चीनी ताइपे से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर टीम में पहली बार
पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी? जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का सत्र 2025-26 का रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट विभिन्न शहरों में खेला गया। विभिन्न राज्यों क्षेत्रों की कुल 38 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी। विजेता रहा जम्मू कश्मीर, उप विजेता कर्नाटका। जम्मू कश्मीर टीम ने पहली बार ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप की यह ट्रॉफी अपने नाम की है। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं आकिब नबी, जो कि जम्मू कश्मीर टीम से हैं और सर्वाधिक 60 विकेट इस टूर्नामेंट में इन्होंने लिए थे। इस खिताबी जीत के लिए 5 करोड़ की राशि जम्मू कश्मीर टीम को बीसीसीआई के द्वारा दी गई और उप विजेता कर्नाटका को 3 करोड़ मिले। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अलग से 2 करोड़ का इनाम की घोषणा जम्मू कश्मीर टीम के लिए किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट श्रृंखला 2025-26। तो फरवरी मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच, 3 टी20 और 3 ही एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 15 से 21 फरवरी को टी20 मैच की श्रृंखला खेली गई। विजेता रहा भारत 2-1 से। 24 फरवरी से 1 मार्च के दौरान एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली गई। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। 6 से 8 मार्च को एकमात्र टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान के विरुद्ध एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला बांग्लादेश में 2-1 से जीती। तो मार्च 2026 में बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मेजबान टीम के विरुद्ध 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली है, जिसमें विजेता रहे बांग्लादेश 2-1 से। 11 वर्ष के अंतराल के पश्चात बांग्लादेश की पाकिस्तान के विरुद्ध यह ओडीआई श्रृंखला विजयी थी। दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड टी20 श्रृंखला 2026। तो देखा जाए तो मार्च 2026 में 5 टी20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। विजेता रही दक्षिण अफ्रीका 3-2 से। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फरवरी 2026। तो आईसीसी की फरवरी 2026 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो चुना गया वो है अरुंधति रेड्डी भारत के। और आईसीसी की फरवरी 2026 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट है मुंबई के आरव डेंगला, गुवाहाटी के मयंक चक्रवर्ती भारत के क्रमशः 93वें और 94वें ग्रैंड मास्टर। तो देखा जाए तो जनवरी 2026 में ग्रैंड मास्टर खिताब के सभी आवश्यकता पूरी करके भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने आरव डेंगला, 17 वर्षीय मुंबई के। 14 मार्च 2026 को सभी आवश्यकता को पूरी करके भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने मयंक चक्रवर्ती, जो कि 17 वर्षीय गुवाहाटी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन ओपन स्क्वॉश 2026। मार्च 2026 में इंडियन ओपन स्क्वॉश 2026 पुरुष व महिला में मुंबई में संपन्न हुआ। महिला वर्ग में अपने 16वें पीएसए प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन खिताब के लिए भारत की अनाहत सिंह ने 22 मार्च को मिस्र की हाना मोहताज में फाइनल में पराजित किया। पुरुषों की एकल खिताब के लिए भारत के अभय सिंह ने फाइनल में अपने देश के वीर चोटरानी को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में गुरवीर सिंह का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ तीसरा स्थान। 15 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क सिटी में हाफ मैराथन दौड़ संपन्न हुआ और ये 21.1 किलोमीटर का था। पुरुष वर्ग में पहला स्थान रहा एड्रियाना वाइल्ड डस्कट का, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। 59 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया। दूसरा रहा जुहैर तालबी मोरक्को के हैं, मूल अमेरिकन है। 59 मिनट 41 सेकंड इन्होंने लिया। तीसरा स्थान रहा गुलबीर सिंह भारत के, 59 मिनट 42 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है डुप्लांटिस का पोल वॉल्ट में 15वीं बार विश्व रिकॉर्ड। तो 13 मार्च 2026 को स्वीडिश अमेरिकन पोल वॉल्टर अल्मान डुप्लांटिस, जिन्हें मोंडो डुप्लांटिस नाम से भी जाना जाता है, स्वीडन में एक एथलीट मीट में पोल वॉल्ट में 6.31 मीटर की छलांग लगाकर अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया। डुप्लांटिस ने 15वीं बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है पहले राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। तो देखा जाए तो 24 से 25 मार्च को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में संपन्न हुई।
पुरुष व महिला एथलीट के लिए 11-11 इंडोर स्पर्धाएं शामिल थीं। 97 महिला एथलीट सहित 278 के अधिक से अधिक एथलेटिक्स में इसमें भाग लिया। 8 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसमें बने। ठीक है। देखा जाए तो 60 मीटर में गुरविंदर सिंह जो कि रिलायंस की तरफ से, ठीक है, 400 मीटर में मोहम्मद सिनान रिलायंस की तरफ से, फिर आपको 800 मीटर में मोहम्मद अफसल एयरफोर्स की तरफ से, 1500 मीटर में विनोद सिंह मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये दिया गया है सबका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21वीं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। तो 20 से 22 मार्च को 21वीं विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पोलैंड में टोरुन में संपन्न हुआ। 118 देशों के 674 एथलीट इस आयोजन में 27 विभिन्न स्पर्धाओं में शामिल थे। भारत का कोई एथलीट इस बार आयोजन में शामिल नहीं था। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है और इसके आगामी 22वां संस्करण का आयोजन जो है वो भारत में भुवनेश्वर में होगा। ठीक है। देखा जाए पदक तालिका में तो पहले स्थान पे है अमेरिका 5 स्वर्ण 7 रजत और 6 कांसे के साथ कुल 18 पदक के साथ। फिर आपको सेकंड पे ब्रिटेन है, थर्ड पे इटली, चौथे स्थान पे पुर्तगाल, पांचवें पे यूक्रेन, छठे पे स्पेन। ठीक है। कुल 32 राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडियन वेल्स ओपन बीएनपी परिबास ओपन 2026। 4 से 15 मार्च को एटीपी और डब्ल्यू लेवल का 1000 का इंडियन वेल्स ओपन जिसे बीएनपी परिवास ओपन टूर्नामेंट भी कहा जाता है कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ। ठीक है। पुरुष एकल में विजेता रहे यानिक सिनर इटली से और उप विजेता रहे डैनियल मेदवेदेव रूस से। महिला एकल में विजेता रहे आर्यन सावलेंका बेलारूस से। उप विजेता रहे एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान से। पुरुष युगल में विजेता रहे गुइडो आंद्रियोजी अर्जेंटीना से और मैनुअल गिनार्ड फ्रांस से। आर्थर रिंडकने फ्रांस और वैलेंटिना वाचरेट को हराया था इन्होंने। महिला युगल में देखा जाए विजेता है कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य से और टेलर टाउनसेंड अमेरिका से। जिसको हराया गया था वो थे अन्ना डानलीना कजाकिस्तान के और अलेक्जेंड्रा क्रोनिक सर्बिया के। मिश्रित युगल में देखा जाए तो बेलिंडा बेंसिक स्विट्जरलैंड के और फ्लेवियो कोबोलुई इटली के। जो हारे हैं वो है गैब्रियल ग्राबोस्की कनाडा के और लॉयड ग्लासपूल ब्रिटेन के। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो 14 से 21 मार्च को 87वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप इंदौर में संपन्न हुई। ए पुरुष एकल में विजेता रहे मानव ठक्कर पीएसपीबी के और उप विजेता रहे जीत चंद्रा रेलवे के। महिला युगल में विजेता रहे यशविनी घोरपड़े पीएस पीएससीबी के और उप विजेता रहे सिंड्रेला दास पीएससीबी के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2026। 23 से 28 फरवरी को दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग मुकाबले में दुबई में संपन्न हुए। एटीपी लेवल के 500 में टूर्नामेंट में एकल खिताब विजेता रहे डैनियल मेदवेदेव रूस के। उप विजेता रहे टैलोन ग्रिक्स्यूर नीदरलैंड के। युगल खिताब विजेता रहे हैरी हिलियोवोरा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के। उप विजेता रहे मार्सेलो एरोवेला एल सल्वाडोर और मैट पेविक क्रोएशिया के। नेक्स्ट है मार्च 2026 में 3 फार्मूला 1 रेस। वर्ष 2026 की पहली 3 फार्मूला 1 रेस का आयोजन मार्च में हुआ है। 8 मार्च को मेलबर्न में आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलियाई रेस जिसमें मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक जॉर्ज रसेल विजेता रहे। 15 मार्च को संघाई में चीनी ग्रैंड प्रिक्स में एके एंटोनेली मर्सिडीज टीम के इटालियन चालक विजेता रहे। और 29 मार्च को तीसरा फार्मूला 1 रेस हुआ जापान ग्रैंड प्रिक्स सुजुका सर्किट में आयोजित हुआ जिसमें विजेता रहे एके एंटोनेली मर्सिडीज टीम के इटालियन चालक रहे। ठीक है। चलिए तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा हमें टेलीग्राम पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।